अच्छा जी, आज जो है ना हमारा एसएमसी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्राइस एक्शन आपने पढ़ लिया। एसएमसी में सिर्फ तीन चीज़ें पढ़ने वाली थी बेसिकली। वो था एक लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी आपको कहाँ पे देखनी होती है। तो लिक्विडिटी के बारे में हमने पढ़ा है थोड़ा सा, आज उसको एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे। दूसरी चीज़ हमने पढ़नी थी इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स, कि ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं, वैलिड और इनवैलिड कौन से होते हैं। तीसरी चीज़ थी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स, वो भी हमने कल पढ़े थे कि फेयर वैल्यू गैप्स कैसे पढ़ते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके रूल्स भी सेम वही होते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक के होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक ही तरीके से काम करता है। और उसको फिर अगर वो फेयर वैल्यू गैप बड़ा आ जाता है, बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, तो उसको आपने कैसे मेजर करना है, उस पर ट्रेड कैसे करनी है, वो भी हमने कल देखा था। इसको मैं अगर आप लोग चाहें तो इस पे क्वेश्चन कर लें, डायरेक्ट कोई चीज़ें आपने पूछनी है तो। अदरवाइज ये है कि मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। तीनों चीज़ें, लिक्विडिटी भी, और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद क्वेश्चंस कर लें। ठीक है जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है अभी। हाँ जी, पूछ लें। ये एफईजी हमने जो पढ़ा है, एक वो एफईजी है जो मार्केट ये लगाती है गैप दो कैंडल्स के दरमियान ना, एक गैप जो मार्केट लगाती है, फर्ज करें मॉर्निंग में स्टार्ट होती है और उस थोड़े से गैप के बाद वो स्टार्ट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? वो भी फेयर वैल्यू हाँ, वो गैप ही भी होता है नहीं, या वो कुछ? फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, वो कुछ और चीज़ होती है। वो स्लिपेज होती है जो के बाद में गैप छोड़ जाती है, प्राइस गैप छोड़ जाती है वो। बाद में उसको कवर करने आती है। वो हर ब्रोकर का अपना अपना होता है, उसको आप इतनी इंपॉर्टेंस ना दें। वो भी गैप कवर करने आती है प्राइस नीचे, लेकिन वो समटाइम्स ब्रोकर की वजह से भी होता है। जो फेयर वैल्यू गैप है वो ऐसा गैप होगा जो कैंडल्स के बीच में होगा, यानी वहां पे कैंडल मौजूद होगी। फेयर वैल्यू आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, बाकी लोग भी देख लें, वो आमतौर पर ऐसा सिनेरियो बनता है कि जैसे ये जब हुआ था ना फ़लस्तीन वाला प्रॉब्लम हुआ था, उस टाइम पे भी सेम कंडीशन बनी थी कि आपकी मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, नहीं बल्कि बाय में करते हैं। जी सर, वो अभी भी गैप है नीचे। हाँ, वो गैप है अभी ब्रोकर का। फर्ज करें यहाँ पे आपका ये वीक क्लोज हो गया। ठीक है जी, इस हाई पे वीक क्लोज हो गया आपका। अब वीकेंड आ गया बीच में, वीकेंड में कोई ऐसी मसला बन गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है, तो नेक्स्ट वीक की जो ओपनिंग है वो यहाँ से हो जाएगी, ये इस तरह। ये बीच में इतना बड़ा गैप आ जाएगा, ये पूरा गैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये गैप जो है ना, ये ब्रोकर का होता है, स्लिपेज होती है ये बेसिकली। तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप हमेशा वही होगा जैसे जो हमने कल पढ़ा था, जैसे किस जगह पे है ये फेयर वैल्यू गैप है। एक कैंडल ऊपर है, उसके बाद सेल हुई प्राइस तेजी से, और अगली ने उसका पूरा इम्बैलेंस फिल नहीं किया, पूरी कैंडल को फिल नहीं किया, यहाँ तक प्राइस आई है और वापस आ गई है उसके बाद। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक जोन बन गया फेयर वैल्यू गैप का। प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ से दोबारा ये कोई रिट्रेसमेंट यहाँ तक या यहाँ तक, इस लो तक दोबारा रिट्रेसमेंट दे सकती है। तो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप्स ये होते हैं। ये एक जैसी कैंडल्स के दरमियान भी बन जाता है फेयर वैल्यू गैप, और अपोजिट कैंडल्स के दरमियान भी बन जाता है। ठीक है, तीन कैंडल्स का ये पैटर्न होता है। अच्छा जी, अब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें समझा देता हूँ। लिक्विडिटी तो मैंने आपको बता दिया था। लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? लिक्विडिटी होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स पे, जो आपके पास एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद जो चीज़ें हमने पढ़नी है ना आगे, वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम में हमने जो कुछ पढ़ना है वो सारा फिर आपको वो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद आपको ट्रेड मिलेगी उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, अगर आप इसको देखें तो 3 मिनट में भी इसने कोई खास एविडेंस वॉल्यूम ने नहीं अभी तक बनाया। हालांकि बाइंग हुई है। बाइंग क्यों हुई है? क्योंकि एक लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, 2058 का जो लेवल है, लाइन लगी हुई है, देखिए इसी लाइन से ये उठ रहा है बार बार। ठीक है, और ये लाइन क्या है? बेसिकली बेसिकली ये इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की का लो है। ये देखें यहाँ पे इसकी विक और वॉल्यूम आपने नहीं पढ़ा अभी। बहरहाल ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, इस लेवल से इसलिए बाइंग हो रही है। ठीक हो गया। लेकिन जब भी अभी देखें, कहने को तो ये एक सपोर्ट है, ये एक पूरी सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से प्रॉपर ट्रेड जो लॉन्ग टर्म होनी है ना, जो ऊपर तक जाए, लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि जो इस हाई को दोबारा टच करेगी, तकरीबन 100 पिप की ट्रेड, वो आपको तब मिलेगी जब प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर रेंज करती रहे इस तरह, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करे, इस लो के इस सपोर्ट के नीचे आए, यहाँ पे टच करे, विक लगाए, और उसके बाद यहाँ से बाय हो जाए, फिर आपको ट्रेड मिलेगी। वॉल्यूम भी आपको कंफर्म कर देगा कि अब यहाँ से बाइंग का टाइम है। ये जो होती है ना, अब से यहाँ पे टच किया ट्रिगर लाइन को, यहाँ से आपने बाय कर लिया, इस हाई तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक बाय कर लिया, तो ये चीज़ें स्कैल्पिंग में ठीक है, 10 पिप आगे, 15 आगे। लेकिन अगर आपने इसको एक अच्छी ट्रेड लेनी है 1 मिनट के सेटअप पे, तो फिर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी स्वीप हो, प्रॉपर आपका वॉल्यूम का एविडेंस बने। वॉल्यूम का एविडेंस से मुराद वॉल्यूम उसको कंफर्म करे। अभी यहाँ पे अगर आप देखें ना 1 मिनट में, तो इस सपोर्ट के ऊपर आके ये एक मॉर्निंग स्टार बना है,
सिंपल मॉर्निंग स्टार, ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है। तो उस मॉर्निंग स्टार ने काम कर दिया, वो चल पड़ा है मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे क्या बन गया, अब ये इवनिंग स्टार बन गया। ये देखें, ये आपका बना पहले, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना ये, यहाँ पे ये इवनिंग स्टार बन गया। दोनों अच्छे हैं। इस मॉर्निंग स्टार ने भी 10 पिप दे दिए या 20 पिप दे दिए, ये वाला इवनिंग स्टार भी आपको यहाँ तक 10-20 पिप दे देगा। तो जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था 5-6 मिनट पहले कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर सकती है थोड़ी देर, क्योंकि ये एक बड़ी इंपल्स वेव लग चुकी है इस लेवल तक, ये इसका टारगेट था यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी देर रेंज करे, फिर ये लिक्विडिटी बनाएगी दोबारा इस जगह पे, विक्स लगाएगी नीचे, उसके ऊपर ब्रेकआउट देगी, तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, यानी दोबारा ये चीज़ें बनेगी। ठीक है, मॉर्निंग स्टार वगैरह दोबारा बनेंगे इस जगह पे। यहाँ पे अब क्या हो गया, इन ये देखें ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हुआ है, 1 मिनट में मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब प्राइस नीचे दोबारा आए, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे, इसको टच करे, यहाँ पे दोबारा एविडेंस बनाए, वॉल्यूम भी आपको कंफर्मेशन दे, तो फिर यहाँ से बैंक दोबारा हो जाएगी। इस तरह आपने वेट करना होता है। एग्रेसिव ट्रेडिंग समटाइम्स होती है, समटाइम्स मैं ज़्यादातर नहीं करता। मैं एविडेंस देखता हूँ कि प्रॉपर एविडेंस बन जाए, तो फिर ट्रेड बेशक कम हो, दिन में 2 ट्रेड्स हों लेकिन अच्छे वाली हों। तो ये तरीकाकार है। अब बात आ गई लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, इन स्पॉट्स के नीचे। ठीक है, किसी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी थी ना पहले, बेसिकली यहाँ पे आके प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बना दी थी आपके पास, ये वाली। तो ये इसने यहाँ से सेल भी दिखाया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन अब यहाँ से सेल नहीं हुई दोबारा, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ऊपर गई है लिक्विडिटी हंट करने। जो लोग यहाँ से सेल कर चुके थे ना, जिन्होंने इस कैंडल पे सेल किया, उन सबको वापस निकालने, बाहर करने, उसके बाद सेल हुई है। तो ये इसने टारगेट, ये इसका टारगेट था, ये लाइन। पहला टारगेट इसका ये था, ये ट्रिगर लाइन, फिर ये, और ये आखिरी टारगेट, फाइनल क्लोजिंग यहाँ पे इसकी। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस क्रिएट होती है मार्केट में, उसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, लोगों के वहां स्टॉप लॉस होते हैं। यहाँ पे प्राइस क्यों आई है अब, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आने की एक ही वजह है। एक तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल भी है, 2070 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। दूसरी चीज, कि जो ये इसने पहले एक रेजिस्टेंस बनाई, लोगों को सेल में बिठाया, सेल करवाने के बाद फिर प्राइस ऊपर। अब जो इस जगह पे सेल में एंटर हुए हैं ना इस ब्रेकआउट के बाद, वो फिर फंस जाते हैं, फिर उनके स्टॉप लॉस जाहिर है इसके ऊपर होते हैं। प्राइस स्टॉप लॉस हिट करती है, यहाँ से दोबारा एंट्री करवा के फिर स्टॉप लॉस हिट। तो जब तक आपको वॉल्यूम प्रॉपर एविडेंस ना दे सेल का, उसके तब तक सेल नहीं है। ठीक है, वो अपनी कंफर्मेशन वॉल्यूम से लेनी होगी, आगे हमने यही पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कि किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर और किसी भी सपोर्ट के नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, कि लिक्विडिटी से मुराद ये है कि किस जगह पे प्राइस हिट करे तो मार्केट मेकर को फायदा है। मिसाल के तौर पे, अब इसके बाद और कौन सा चले, तो इसका एक प्रॉपर लो हो गया ना। इसके अलावा अगर आप देखें, तो ये भी एक सपोर्ट थी, ये ट्रिगर लाइन एक सपोर्ट थी। ठीक है, तो उसके नीचे प्राइस देखें, यहाँ पे क्यों आती है प्राइस, इस जगह पे क्यों आती है प्राइस। ये ये जो नीचे विक्स लगती है ना, ये बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, यही लिक्विडिटी हंटिंग होती है। इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। जब यहाँ से बाइंग हुई है, ये बाइंग देखी है, तो लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। फिर प्राइस आती है, जाना उसने ऊपर ही होता है, लेकिन वो नीचे आएंगे, स्टॉप लॉस हिट करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो आपने इसका वेट करना होता है हमेशा। ठीक है, इसका वेट आप कैसे करेंगे अब। इसका वेट करने का तरीका ये है, कि जब आप एक कुछ ऐसे साइंस पढ़ लेंगे, ऐसे टेक्निकल चीजें पढ़ लेंगे, कि जब वो चीजें पूरी होंगी ना, तो ये काम हो चुका होगा, ये काम हो चुका होगा, उसके बाद आपको साइन मिलेगा। ठीक है, तो वो जब साइन आपको मिलेगा, तब आप ट्रेड करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वो चीजें अभी आपने पढ़नी है। अभी आपको सिर्फ जानना यह है, कि आपके पास जो भी सपोर्ट के लेवल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां पे बन रही होती है, उसके नीचे लिक्विडिटी होती है। उसमें आपने ध्यान रखना है कि कब वो लिक्विडिटी ग्रैब हो, कब स्टॉप लॉस हंटिंग हो, उसके बाद फिर आप वहां से ट्रेड करें। अच्छा, इसमें और भी तरीका होता है। देखें, दूसरा तरीका ये है जो आपने स्ट्रक्चर की क्लास में पढ़ा था, कि देखें अब इस जगह पे प्राइस यहाँ से उठी है ना। ठीक है, अब देखें, अब मुमकिन है ये आप इसको स्टॉप लॉस ना ऐड करें। उसकी वजह क्या है, प्राइस नीचे ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, लो, और ये इसने आपके पास वो क्वासीमोडो हमने पढ़ा था, ये तकरीबन वो चीज़ बना दी है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो इसने अपना 3 का ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर चली गई प्राइस, अब नीचे प्राइस आएगी। मैंने आपको क्या बताया था, कि पॉइंट नंबर 6 कहाँ होता है, 2 और 3 के दरमियान किसी जगह पे होता है। प्राइस नीचे आए, इस जगह पे टेस्ट करे, ये जो इसकी सपोर्ट बनी है, और यहाँ से फिर ऊपर उठ जाए। अब यहाँ से जैसे ही ऊपर उठेगी, जब हम टेस्ट पढ़ेंगे वॉल्यूम के, तो हमें यहाँ से भी ट्रेड मिल सकती है। तो फिर ये सेफ है, यहाँ से ट्रेड मिल जाए तो फिर वो लो ब्रेक नहीं करती दोबारा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी कंफर्मेशन के लिए, जो हम बाद में आके पढ़ेंगे। कॉसीमोटो याद है ना, ये चीज आपने पढ़ी हुई है, देखें स्ट्रक्चर की क्लास में, क्लास नंबर 5 में। ठीक है, क्लास नंबर 5 में अपनी चीज पढ़ी हुई है, कि जब ये स्ट्रक्चर बनता है, तो ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया।
अब यहाँ पे प्राइस इस जगह पे टैप करे और नीचे आपको यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार बने, कोई मोमेंटम कैंडल बने, तो यहाँ से बाइंग है, और ये बाइंग फिर आपकी कहाँ तक चलेगी, दोबारा यहाँ तक। यहाँ तक तो नहीं, M15 में आप देख लें, M15 में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, उसकी लो तक बस। वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है ना M15 की, तकरीबन यही जोन बनेगा, इस यहाँ तक आपकी बाइंग हो जाएगी दोबारा। तो बहुत से तरीके हैं, बेसिकली आपको पता ये होना चाहिए कि जो लेवल आपको नजर आ रहा है ना कि हाँ ये अच्छा लेवल है, उसकी उसके उस पे विक लगने का वेट करना है, कि उस पे विक लगे या फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट करे प्राइस। अच्छा, इसको आप 5 मिनट में देखते हैं जरा। एशियन लो को, हाई लो को देखते हैं, आज का एशियन हाई लो क्या बता रहा है। एशियन लो तो इसने आज कोई नहीं किया, ठीक है। उसकी वजह क्या थी कि ये हमारी एक ट्रिगर लाइन है, ये एक ट्रिगर लाइन हमने कल से लगाई हुई थी, ये पहले से लगी हुई थी कि इसके ऊपर ब्रेक करे, इसको टेस्ट करे। हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब ब्रेक हो जाए ना, ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है, लाइन के ब्रेक होने के बाद टेस्ट का वेट करें, प्राइस यहाँ वापस आए, यहाँ पे आपको सक्सेसफुल टेस्ट चाहिए, ठीक है। अब ये होता है टाइम रेंज वाला, थोड़ा सा सुबह के सेशन होते हैं ना, स्लो होते हैं जरा, उनमें प्राइस ऐसी मूव करती है हल्का फुल्का। तो यहाँ पे जब आपको प्रॉपर एविडेंस मिल जाए, आपको वॉल्यूम पढ़ेंगे, जब वॉल्यूम आपको यहाँ पे एविडेंस दे दे, या जो आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, कोई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ हो, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप था नीचे पूरा, ठीक है, उसको प्राइस टच कर रही है बार बार, ये देखे ना, ये पूरा गैप है आपके पास। या और भी टाइम फ्रेम देखेंगे, बेशुमार आपको यहाँ पे एविडेंस मिल जाएंगे बाइंग के लिए, तो उसके बाद बाइंग करनी है। ये ट्रिगर लाइन थी, इसके टेस्ट पे टैपिंग के बाद प्राइस ऊपर निकल गई है। ये है इसका एशियन हाई। अब एशियन हाई पे देखें, आपको उस दिन भी एक बात हो रही थी कि कैसे पता चलेगा कि जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ है या कैसा ब्रेकआउट हुआ है। तो पहले आपने देखना है कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद सबसे अहम चीज़ तो ये है कि ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद देखें बाइंग अब यहाँ से नहीं करनी, बाइंग करनी है टेस्ट पे कि प्राइस नीचे आए और यहाँ पे कोई एविडेंस बनाए। ये क्या है आपकी एशियन हाई, क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस होती है। तो प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और फिर टेस्ट करे, टेस्ट के बाद यहाँ पे कोई एविडेंस बनाए अच्छा, तो यहाँ से फिर आप इसको बाय करें। अगर वो एविडेंस नहीं बनाती, अंदर आ जाती है, तो वेट कर लें, कुछ भी ना करें। अगर वो नीचे आ जाती है टेस्ट किए बगैर, अंदर आ जाती है वापस, कोई आपको यहाँ पे एविडेंस नहीं देती, कोई मॉर्निंग स्टार नहीं देती, कोई मोमेंटम कैंडल नहीं देती, तो फिर ट्रेड नहीं है, ठीक है। फिर आपने वेट करना, देखें प्राइस कहाँ पे जाके दोबारा मूव करती है। लेकिन अगर वो यहाँ से उठे, ऊपर निकले और नीचे आके इस जगह पे आपको टेस्ट दे दे अपसाइड, तो बस यहाँ से बाय है, इसके नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा, फिर वो सक्सेसफुल है। और अगली चीज़ ये देखनी होती है कि मैंने आपको चीज़ बताई कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो वो लो वॉल्यूम से होती है, ठीक है। अब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसका वॉल्यूम अगर आप देखें तो ये वॉल्यूम आ रहा है इसका, ठीक है, लो वॉल्यूम से इसने किया है, कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं आया। तो ब्रेकआउट जब भी किसी भी रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का ब्रेकआउट लो वॉल्यूम से होगा, तो वो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, अभी आपने वॉल्यूम पढ़ा नहीं है, लेकिन इतनी बात याद कर लें कि जब भी ब्रेकआउट होगा और वो जिस तरह के आम रेंज के वॉल्यूम चल रहे हैं, उसी रेंज के वॉल्यूम से अगर ब्रेकआउट हो जाए या लो वॉल्यूम से हो जाए, तो वो जेन्युइन है। और अगर वो ब्रेकआउट होता है बड़े वॉल्यूम से, फिर आपने एक तो मुहतात हो जाना है, फिर आपने देखना है कि क्या प्राइस इसके ऊपर दोबारा क्लोज करती है, एक और कैंडल ऊपर बनाती है, एक और कैंडल ऊपर बना दे लो वॉल्यूम से, फिर भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अहम चीज क्या है कि प्राइस वापस आए टेस्ट पे, यहाँ पे से आपने बाय करना है, इस हाई जगह से बाय नहीं करना। हमेशा आपको बताया कि बाइंग कहाँ से होगी, इन जगहों से, ठीक है। तो जब प्राइस ऊपर निकले, वापस आए रेजिस्टेंस पे, इस जगह पे आके कोई आपको एविडेंस बना के दे, तो यहाँ से आपकी बाइंग है, वरना बाइंग नहीं है। अदरवाइज ये क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप होगी, ऊपर ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, बस ये चीज़ें इनमें रखनी है। उसके बाद अब देखें, उसने मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। अब ये लेवल यहाँ पे बन गया, ये बना किस टाइम है, 4:15 बजे, 4:15 बजे ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, प्राइस ऊपर निकल गई है। उसके बाद इसने ये फेयर वैल्यू गैप बना दिया यहाँ से, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस वापस फेयर वैल्यू गैप में आई और यहाँ से ऊपर निकल गई, फिर हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। अच्छा, हाई ब्रेक करने के बाद फिर वापस आती है, अब ये इसका आखिरी लो चल रहा है अभी तक, ये आपका आखिरी ऑर्डर ब्लॉक ये है। आप ये देखें ना, आपका जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है बाइंग में, वो ये बना हुआ है, ये। तो बस यही आपकी आखिरी सपोर्ट है इस टाइम, इसने ये फेयर वैल्यू गैप बना दिया था ऊपर जाते हुए, ठीक हो गया। तो प्राइस ऊपर जाती है, इसी फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट कर रही है, फिर इसने अपना हाई ब्रेक किया, फिर वापस फिर उसी का टेस्ट, फिर ऊपर, फिर हाई ब्रेक हो गया, फिर प्राइस इसी जोन में। अब ये प्राइस, ये इसका आखिरी लो है, यहाँ से इसको बार बार उठना चाहिए, अभी भी इसको यहाँ से उठना चाहिए, लेकिन उठने से पहले मुमकिन है ये एक विक नीचे लगा दे, इन बायर्स को बाहर करे, वो विक लग जाएगी, इसके ऊपर वापस आएगी कैंडल, हम यहाँ से बाय कर लेंगे फौरन, हमें पता चल गया किसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है अब, उसके बाद आप बाय करेंगे इसको। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक का आपको कल क्या बताया था, अब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी दोनों इकट्ठे ही बताऊंगा।
ऑर्डर ब्लॉक के लिए एक ही कंडीशन है, वो ये कि ऑर्डर ब्लॉक आपका विद द ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, विद द ट्रेंड कब होगा? जब प्राइस अपना हाई ब्रेक करेगी। ये देखें आप, ये एक इम्पल्स वेव थी, उसके बाद प्राइस ने नीचे आना शुरू किया, ये प्राइस नीचे आई इस जगह तक। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपका बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है? डिफरेंट कलर की कैंडल डिफरेंट अपोजिट यानी कलर में अपोजिट डायरेक्शन में एनगल्फ कर लेती है। यानी अगर आखिरी कैंडल आपके पास सेल की बनी है इस जगह पे, ये आपकी सेल की कैंडल है आखिरी। ठीक है, उसको एक बाय की कैंडल एनगल्फ कर लेगी। करेगी किस जगह से? फॉर एग्जांपल ये आपका 50% का जोन है फिबोनाची का, यहाँ पे उसने इसको एनगल्फ कर लिया है। ठीक है, अब ये कब ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड होगा? आपका ऑर्डर ब्लॉक किस वक्त वैलिड होगा? जब प्राइस अपना हाई ब्रेक कर लेगी। ये अगली वीक पर कैंडल बन गई, ये उससे अगली कैंडल बन गई। ठीक हो गया जी। ये आपके पास आखिरी हाई था। आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ इसी को टेस्ट करें, पूरा दिन इसी पे काम करें, M3 में जाके M5 पे जाके, तो आपका अकाउंट अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, वॉल्यूम जब पढ़ेंगे ना तो वॉल्यूम आपको एग्जैक्ट टाइम बता देगा कि आप बाय कर ले। समटाइम्स होता क्या है कि प्राइस यहाँ से वापस आती है ना, जब इस जगह से वापस आएगी तो यहाँ पे आके ना एक ऐसी रेंज स्टार्ट हो जाती है कि जो आपको फिर कंफ्यूज भी करती है, डराती भी है। ठीक है, वो जो रेंज होती है प्राइस ऊपर निकल नहीं रही होती, आपका ऑर्डर ब्लॉक का जोन होता है, वैलिड जोन होता है, प्राइस यहाँ से ऊपर निकलती नहीं है, ये काम शुरू हो जाता है इस तरह। तो इसमें क्या करना होता है? इसमें आपने बस सिर्फ ये करना है कि वेट करना है, क्योंकि समटाइम्स एक आधी वीक नीचे चाहिए होती है लिक्विडिटी के लिए। अगर प्राइस ने रेंज शुरू कर दी है ना इस जगह पे, या तो टच करेगी प्राइस ऊपर निकल जाएगी, फौरन आपको एविडेंस देगी, वॉल्यूम आपको बता देगा नीचे। ठीक है, अगर वो रेंज शुरू कर देती है, जब तक वॉल्यूम कंफर्म ना करे इसको बाय ना करे। ठीक है, वॉल्यूम आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। अगर यहाँ पे रेंज शुरू हो गई है तो एक विक लगेगी नीचे, उसका वॉल्यूम बड़ा होगा। ये मैं आपको अभी ट्रेड आइडिया नहीं दे रहा, बस बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, प्राइस इसके अंदर दोबारा वापस आएगी, यहाँ से हम बाय कर लेंगे इसको। तो जोन आपका यही, वैलिड जोन यही होगा आपका। अब ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है? ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ उस वक्त वैलिड होता है जब प्राइस अपना ये हाई ब्रेक कर देगी। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप कहाँ होगा? फेयर वैल्यू गैप होगा अगर ये प्राइस ने इसको अपना हाई ब्रेक करने से पहले, ये जो हाई था इसका, अगर प्राइस ने अपना हाई ब्रेक करने से पहले ये वाला इम्बैलेंस फिल नहीं किया, ये जो एक बीच में इम्बैलेंस आ रहा है इसको फिल नहीं किया, यहाँ तक विक नहीं लगाई नीचे, तो ये बहुत ही स्ट्रांग जोन बन गया आपका। ठीक है, अगर इसने ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये एफवीजी बना दिया है, तो फिर ये बहुत ही स्ट्रांग किस्म का बाइंग जोन बन गया आपका। अब आपने वेट करना है प्राइस के नीचे आने का। और एफवीजी में प्राइस ज़्यादा देर रेंज नहीं करती, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक हो तो अक्सर कर जाती है। अगर एफवीजी भी साथ होता है तो प्राइस बस यहाँ पे एक आधा कैंडल बना के यहाँ से ऊपर उठ जाती है, जल्दी उठ जाती है, ज़्यादातर जल्दी उठ जाती है। इस सेशन की बात कर रहा हूँ, यूएस सेशन की या यूके ओपनिंग की। एशिया सेशन में चूंकि ऑर्डर ब्लॉक देर से बनते हैं, स्लो बनते हैं, फिर प्राइस स्लो स्लो वापस आती है, तो यहाँ पे कुछ टाइम गुजार जाती है। लेकिन जो लिक्विडिटी वाला सेशन होगा, जिसमें वॉल्यूम बड़े आ रहे होंगे, उसमें प्राइस एफईजी पे वेट नहीं करती, एक आधी कैंडल लगेगी, मैक्सिमम दो कैंडल लगेंगी और प्राइस यहाँ से वापस चली जाएगी। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया पूरा जोन। और ये जो ऊपर ग्रीन जोन है ये आपका एफईजी हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम एक और आती है, वो ये आती है कि आपने किस जगह से एग्जैक्टली बाय करना है। देखिए हमारा तरीका कुछ और होगा, हम तो यहाँ पे वेट करेंगे कि आपका वॉल्यूम आपको साइन दे, वॉल्यूम आपको बताए 1 मिनट पे 3 मिनट पे कि अब बाइंग आ गई है। लेकिन अगर आप सिर्फ एसएमसी पे काम करते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने इस पूरी कैंडल को नाप लेना है। आपने इस पूरी कैंडल का साइज ले लेना है। मैं इस पे फिक्स लगा देता हूँ जरा, इस तरीके से इसके ऊपर फर्ज करें ये विक है और इसकी ये नीचे भी विक है। ठीक है जी। अब जोन हो गया आपके पास पड़ा, जोन आपके पास बन गया है। क्योंकि एफवीजी से भी प्राइस, जब प्राइस नीचे आएगी ना, तो नीचे आते हुए प्राइस क्या करेगी? या तो एफवीजी को टच करके उठ जाएगी, और या ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी, और या ऑर्डर ब्लॉक का लो टच करेगी। कोई भी जोन टच हो सकता है। ये मसले हमारे हल हो जाएंगे, उसकी वजह ये हमारे पास ट्रिगर लाइंस आ जाएंगी ना यहाँ पे। तो हम ट्रिगर लाइन पे काम करेंगे, जैसे अब ये देखें। अब मुझे ये मसला इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रिगर लाइन है। तो देखें ट्रिगर लाइन टेस्ट हुई, प्राइस फिर ऊपर, फिर ट्रिगर लाइन टेस्ट होगी, फिर प्राइस ऊपर हो जाएगी। तो ट्रिगर लाइंस हमारे पास होती हैं, उन पे हमें वेट करना होता है कि प्राइस वहां तक आए। लेकिन अगर आप सिर्फ एफएसएमसी को देख रहे हैं, इसी टेक्निक पे काम कर रहे हैं अभी तक, तो उसमें फिर तरीकाकार ये है कि आपने इस पूरी कैंडल को नापना है इस तरीके से।
जो उसकी मिड लाइन आ रही है, जैसे स्विक पे आ रही है मिड लाइन, उस मिड लाइन पे आपने एक लाइन लगा लेनी है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये हमारे पास एक लाइन लग गई, ये ये इसकी मिड लाइन है जी। ठीक है, अब हमें एफवीजी का पूरा वेट करना है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, क्योंकि एक कैंडल ये बता रही है, इसका साइज ये बता रहा है कि प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए। तो जैसे ही प्राइस इसको टच करे, अब आप यहाँ सेंटर हो जाए, स्टॉप लॉस आपका ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ जाएगा। टीपी आपका क्या होगा, ये वाला हाई जो प्राइस लगा के आई है, जहां तक प्राइस गई थी वहां तक इसको दोबारा जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये है ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, और ये साथ एफवीजी का कॉन्सेप्ट है। सेलिंग में भी सेम चीज है, इसी को आप उल्टा करेंगे तो सेल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछा था, मैंने कहा कि देखिए आपका जो मतलब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ट्रिगर लाइन वगैरह लगाते हैं, तो ये इससे मतलब ये है कि फिर जब हम वॉल्यूम में भी चले जाएंगे तो ट्रिगर लाइन और एसएमसी जो है हमें ये तब भी मतलब ये हेल्प करती है। हाँ जी, तब भी हेल्प करेगी जब आपके पास ट्रिगर लाइंस लगी होंगी ना, तो आपको पता होगा कि आपकी ट्रिगर लाइंस ठीक जगह पे आ रही हैं कि नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दोनों चीजें जो है ना, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिला के जब काम करेंगी ना, तब इसका रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो ट्रिगर लाइन है, आपकी ट्रिगर लाइन है ये आपका बड़ा वॉल्यूम लगा है, ये वाली कैंडल में बड़ा वॉल्यूम है, तो इसकी ट्रिगर लाइंस कौन सी होंगी, ये वाली और ये वाली, इसकी दो ट्रिगर लाइंस है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये दो ट्रिगर लाइंस आप लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अब ऊपर एफवीजी बन रहा है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अब आपने देखा कि इस जगह पे हमारी ट्रिगर लाइंस तो ये हैं और ये हैं, तो ये ट्रिगर लाइन पे रिस्क लेना चाहिए, किस पे रिस्क लेना चाहिए, किस पे रिस्क लेना चाहिए। तो उसका तरीकाकार फिर ये है कि आप इसको मेजर कर लें, यानी एसएमसी आपको क्या बता रहा है, एसएमसी के मुताबिक ये जोन है। ठीक है, ये इसकी मिड लाइन आ रही है, और वॉल्यूम के मुताबिक मुताबिक भी ट्रिगर लाइन ये आ रही है, यानी वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन भी उसी जगह पे है, और आपका जो एसएमसी का तरीका है उसकी मिड लाइन भी यही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, तो आपको ज़्यादा चांस यही है कि आपके प्राइस इस जगह से उठेगी। इस तरह मैच कर लेना है बस उसको हमने। फिर जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से हम रिस्क ले लेंगे, स्टॉप लॉस इसकी नीचे ही है। और अगर प्राइस यहाँ पे आ जाती है, फिर भी आ जाती है, तो ये तो है ही फिर जगह, तो यहाँ से बाय कर लें। ये भी बेशक लगी रही ट्रेड, इतना बड़ा जोन ही नहीं होगा आपका, जोन बनेगा। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि ये जो एफवीजी है ना, ये आपने मैक्सिमम 5 से 15 मिनट तक देखना है, इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, इससे नीचे आ सकते हैं, 3 पे आ जाए, 1 पे आ जाए, ये ठीक है। 15 से ऊपर नहीं जाना फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए। उसकी वजह यह है कि जोन बहुत बड़ा हो जाएगा। जब आपका जोन छोटा होगा ना, आप फर्ज करें टोटल जोन जो है 20 पिप का है। ठीक है, 20 पिप्स का टोटल जोन है। तो अगर आप ये एसएमसी के थ्रू मिड लाइन पे काम करते हैं और ये ऊपर वाला जोन ही खत्म कर देते हैं, तो कितना हो गया स्टॉप लॉस, 10 से 12 पिप्स का हो गया। तो 10 से 12 पिप्स का कोई मसला नहीं है, यहाँ से भी बाय कर लें, और एक जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ से भी बाय कर लें। फिर आपकी वो लेयरिंग हो जाएगी, दो ट्रेड्स हो जाएंगी, एक यहाँ से चल रही होगी और एक यहाँ से चल रही होगी। और इसमें प्रॉफिट ही होता है, ये सेटअप्स नहीं फेल होते, बहुत कम होता है कि ये सेटअप फेल हो जाए। लेकिन मेर भाई ये जो लिक्विडिटी स्वीप है वो तो उसका तो नहीं पता चलेगा ना विदाउट वीएस से। हाँ, वो वॉल्यूम ही आपको बताएगा, वो एसएमसी में कोई तरीका नहीं है चेक करने का कि क्या कब होने लगा है। वो फिर आपको वॉल्यूम ही बताएगा कि अब लिक्विडिटी स्वीप हो गई है और अब यहाँ से बाइंग का टाइम है, उसके लिए वॉल्यूम पढ़ना जरूरी है। अच्छा ठीक सर, है। एक क्वेश्चन जी। है। सर ऐसा होता है कि हम जब भी ट्रेड लेते हैं ना, फर्ज करें जो भी मेथड है, स्पॉट है, रेजिस्टेंस एफईजी है या वॉल्यूम की बेस पे, मार्केट जब उस स्पॉट लेवल पे आती है तो उधर कोई हमें मॉर्निंग स्टार दे दे, फर्ज करें ठीक है, हमने उधर से बाय कर लिया है, लेकिन बाय करने के बाद एविडेंस देने के बाद मार्केट रेंज शुरू कर देती है, वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है कि अब समझ नहीं आती है स्ट्रेट को क्लोज करें या इसको होल्ड करें। हो सकता है इधर थोड़ी सी रेंज करने के बाद इधर से ऊपर निकल जाए, तो नहीं, उसको उसकी क्या लॉजिक है या उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, टाइम का ये मैंने पहले असली में एविडेंस बात बताई देती थी। है। हाँ, एविडेंस देगी, जब एविडेंस दे दिया तो आप ट्रेड कर लें, उसके बाद टाइम किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, जब एविडेंस बन गया, प्रॉपर एविडेंस उसने दे दिया है, तो उसके आप वहां से बाय कर लें। बाय करके उसको छोड़ दें, फिर वो बेशक 1 घंटा अरेंज करे, 2 घंटे अरेंज करे, उसको आपको वेट ही करना पड़ेगा। उसका टाइम किसी को नहीं पता कब होगा। समटाइम्स आप ट्रेड लगाएंगे, अगले 10 सेकंड में आपका टारगेट हिट हुआ होगा, एकदम विक लगेगी, टारगेट हिट हो जाएगा। और कई बार क्या होगा कि आपको घंटा घंटा, 2-2 घंटा प्राइस वहां पे। इसका तरीका ये है, इसका एक हल है, और वो ये है कि जो सेशन ओपनिंग होती है ना, सेशन ओपनिंग जो है भी आपकी, वो चाहे आपका हो दिन 1 बजे, ठीक है, 1 PM, ये आपका यूके ओपनिंग है। इस पे आप काम करें, जो पहले 2 घंटे हैं उसमें आपको प्राइस तंग नहीं करेगी, 1-1.5 घंटा कम अज कम। उसमें जो एविडेंस बनेगा वो बिल्कुल ट्रू एविडेंस होगा। मार्केट सेशन ओपनिंग पे जो भी एविडेंस बनता है, पीछे जाकर बैक टेस्ट करें इस चीज़ को। 1 बजे जो एविडेंस बन रहा है, और उसके बाद सेशन ओपनिंग दूसरी होती है शाम 6 बजे। ठीक है, यूएस सेशन ओपन होता है,
यूएस सेशन जैसे ही ओपन होगा, इसकी ओपनिंग पे जो एविडेंस बन रहा है प्राइस ने वही करना है, फिर उसको प्ले करें। उसमें काफी, उसमें ज्यादा स्लो नहीं होती प्राइस। प्राइस कब स्लो होती है? सुबह का टाइम स्लो होती है, 9 से लेके आगे 12-1 बजे तक, ठीक है, क्योंकि उसमें वो सेशन ओपनिंग जो है वो तो 4 बजे होती है, तब तो हम सो ही रहते हैं। तो दिन में फिर वो प्राइस थोड़ी स्लो रहती है। फिर 1 बजे से लेके 3 बजे तक काम तेज होता है, 3 बजे के बाद फिर प्राइस डाउन हो जाती है, मार्केट स्लो हो जाती है 6 बजे तक। 6 बजे फिर प्राइस ओपन होती है, मार्केट ओपन होती है, तो फिर प्राइस तेज मूवमेंट शुरू कर देती है। इसका हल फिर यही है कि सेशन ओपनिंग पे काम करें, और सेशन ओपनिंग पे जो एविडेंस बन रहा है उस पर काम करें। अब ये देखें ना, सेशन ओपनिंग पे क्या बना है आज, 1 मिनट में है ना, ये सेशन ओपनिंग का टाइम है, ये तकरीबन इस जगह पे, ये देखें 6 बजे, 6 बज के 1 मिनट पे, ठीक है जी। अब 6 बज के 1 मिनट पे ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, उसका हाई ब्रेक हो गया, मतलब क्या है, डायरेक्शन इसने बता दी कि अप है, ठीक है, डायरेक्शन ऊपर है। ये देखें, ये इसका ओपन हुआ, सेशन सेशन ओपनिंग पे पूरे पूरे जो नीचे 18 लिखा हुआ है, 6 बजे, 6 बजे एक बड़ा वॉल्यूम आ गया, और नेक्स्ट कैंडल ने इसको ऊपर ब्रेक कर दिया। तो ये भी आपने वॉल्यूम पढ़ा नहीं है, लेकिन गिरती हुई मार्केट में, ये बात मैंने कल समझाई थी कि गिरती हुई मार्केट में सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ जाए और अगर उसका हाई ब्रेक हो जाए तो वो बाइंग है, ठीक है। तो पहले तो ये बाइंग हुई। अब ये बाइंग स्लो क्यों है? देखिए यहाँ तक भी इसने काफी पिप दे दी है, लेकिन ये स्लो क्यों है? क्योंकि न्यूज आनी होती है 6:30 बजे, आमतौर पे 6:30 बजे आती है, 6:30 बजे न्यूज आई, फिर बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो गिरती हुई मार्केट में ओवरऑल तो डाउन ही है ना, ये इसका हाई था आखिरी, ये इसका आखिरी, उससे नीचे वाला लो हाई लगा हुआ है। तो फिर गिरती हुई मार्केट में या सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। अब इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, देखें, लो इसका ब्रेक नहीं हो रहा, विक्स पे शक लग रही है, इसका हाई ब्रेक हो गया। तो जैसी हाई ब्रेक हुआ उसके बाद रिजल्ट देखें, प्राइस कहाँ तक गई है, ठीक है, 2064 से लेकर 2070 तक 60 पिप्स ने फिर दे दिए 1 मिनट के सेटअप पे सिर्फ। तो जो ओपनिंग के, अब ये भी सेशन ओपनिंग है ना, सेशन ओपन हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ है, ये पहला मिनट थे, पहले 2 मिनट में इसने बता दिया था कि प्राइस ऊपर जाएगी आज, क्योंकि जैसे ही बड़ा वॉल्यूम आया, प्राइस ओपन हुई है, बड़ा वॉल्यूम आया, उसका हाई ब्रेक हो गया लो वॉल्यूम से। तो इसने यहीं पे बता दिया था कि आज बाय होनी है मार्केट। यहाँ से सेल क्यों हो रही है? क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है। अब 1 मिनट तो यहाँ पे काम नहीं करेगा ना, प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, मतलब ये लिक्विडिटी जोन है, तो इसलिए फिर यहाँ से फिर सेल भी हो गई है। अब दोबारा कहाँ से बाइंग होनी है? फिर यहीं से बाइंग होनी है अपने लो से। ये मार्केट आज का लो है, अगर ये ब्रेक करेगी तो बेरिश हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए हम वेट कर रहे हैं इस जगह पे। ये मैंने आपको आते ही बताया क्लास के स्टार्ट में कि यहाँ पे रेंज शुरू हो जाएगी, और वो रेंज हो रही है। अब मुझे ये कैसी चीज़ पता चली, उसकी वजह यह है कि जब भी इम्पल्स वेव लग जाती है, प्राइस अपना टारगेट दे देती है, प्रॉफिट टेकिंग हो गई है यहाँ पे। जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया था उन्होंने यहाँ पे आके आउट हो गए हैं, वो बाइंग अभी तक नहीं हुई। अब बाइंग कैसे नहीं हुई? देखें, बाइंग होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी ना। यहाँ पे आके जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग की थी उनकी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होगी इस जगह पे। वो आपको वॉल्यूम भी बता रहा है और इस मार्केट का बिहेवियर भी बता रहा है कि वो रेंज करने लगी है। अब इसमें बाइंग होगी दोबारा, वो बाइंग हमें वॉल्यूम बताएगा कि अब बाइंग होगी, अब यहाँ से बाय कर लें। हम फिर बाय कर लेंगे, फिर यहाँ तक टारगेट है। अब यहाँ पे प्राइस जब ऊपर गई है तो मैंने क्यों नहीं बाय किया? आप लोग भी सब कुछ, काफी लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो मैंने एक बार भी नहीं कहा यहाँ से बाय करें, बाय होने लगी है, हालांकि जोन है बाइंग का। क्योंकि बाइंग अभी हुई नहीं है, बाइंग होगी तो यहाँ पे नीचे नजर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लोग निकल गए हैं यहाँ से, और निकलने की वजह से यहाँ पे इसने रेंज शुरू कर दी है। अभी बाइंग होगी, हमें नजर आएगी, तो फिर हम भी साथ एंटर हो जाएंगे। अच्छा जी, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको जितना भी सिनेरियो बताया है, ये पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, हर टाइम फ्रेम का अलग सिनेरियो है। अगर आप 1 आवर में देखें तो उसमें सेलिंग हो गई है, ठीक है। ये देखें, ये बड़ा वॉल्यूम लगा है बाय की कैंडल में, उसका लो ब्रेक हो गया है दो वॉल्यूम से, और इसका इवनिंग स्टार इसने बना दिया एक स्ट्रॉन्ग किस्म का, तो ये तो इसको यहाँ तक सेल बता रहा है 2050 तक तकरीबन। लेकिन वो सेल इस तरह नहीं होगा कि फौरन से प्राइस अब ड्रॉप दे जाएगी, फिर यहाँ पे ऊपर इसके टेस्ट पे जाएगी इन जगहों पे, जब हम बाय करेंगे यहाँ से। तो हर टाइम फ्रेम का अलग सिनेरियो होता है, आपने देखना है कि आपको कितना चाहिए। 1 मिनट में काम करके 40-50 पे मिल जाए तो बेहतरीन है। आप 5 मिनट में करें फिलहाल। तो ऑर्डर ब्लॉक अभी आपने पढ़ा सिर्फ, ठीक है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक और भी देख लें कोई। ये देखिए, ये भी ऑर्डर ब्लॉक था आज, 5 मिनट में आ जाए। हाँ, हम इसी की बात कर रहे थे उस टाइम। ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, ठीक हो गया। तो ये प्राइस ने अपना हाई ब्रेक किया, पीछे कौन से हाई आ रहे हैं? कोई नहीं है दूर तक, मैंने आपको कहा था कि बहुत पीछे नहीं जाना, बस ये आसपास देखें। तो यही हाई इसने ब्रेक किया है, ये एशियन हाई ब्रेक किया है। एशियन हाई ब्रेक करके इसने और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, और अपना ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो कैंडल थी
ये वाली कैंडल बनी है, ऑर्डर ब्लॉक बनाने वाली कैंडल, इसका हाई ब्रेक कर दिया, प्राइस दोबारा वापस आई है, बार बार उसी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, पहली बार तो ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुई है ये वाली इस जगह से, लेकिन जो ये वाली रिजेक्शन है ना, ये तो बेसिकली जो ये वाली हो रही है, ये इस वॉल्यूम की वजह से हो रही है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया ना यहाँ पे, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का लो और इसका हाई, उसको मार्क करके रखते हैं हमेशा, वहां से रिजेक्शन आती है बार बार। सेल में भी एक दफा आपको ऑर्डर ब्लॉक बता दूं, एक दफा उसको भी देख लें, जितनी बार ये चीज देखेंगे उतनी बार ही जाहिर है। हाँ जी, सेल में ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनेगा। देखिए ये सिनेरियो समझ आ रहा है आपको, यही भी मैं इसके साथ ही अब सेल का बना देता हूँ। सेल में जब ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, जाहिर है मार्केट सेल में ही होगी, प्राइस नीचे आ रही होगी। ठीक है, अब प्राइस ने अपना लगाया ये लो, ये लो लगा दिया, लो लगाने के बाद प्राइस जाती है ऊपर, यहाँ से बाइंग स्टार्ट होती है। ठीक हो गया जी, इस जगह पे आके एनगल्फिंग होगी डाउन साइड, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, चले नेक्स्ट कैंडल दोबारा बाय में आ जाती है, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आती है, ये शक्ल बनती है, आमतौर पर ऐसा ही होता है। यानी जीएस का आखिरी लो था, अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ, अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी तक ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड होंगे, जब लो ब्रेक होगा, बस ये बात आपने याद रखनी है, ये बात याद रहेगी तो फिर नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब ये इसका लो ब्रेक हो गया नेक्स्ट कैंडल से, ये इसने लो ब्रेक कर दिया। अब आपने कब सेल करना है, ठीक है, जल्दी नहीं करनी, यहाँ से कभी भी सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग होती है लेकिन वो वॉल्यूम आपको बताएगा। ठीक है, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करता उसको, फिर भी अच्छी होती है ये सेलिंग, भी ठीक होती है, अग्रेसिव सेलिंग होती है, लेकिन इसमें क्या है कि आपने अगर प्रॉपर सेफ तरीके से ट्रेडिंग करनी है ना, ये देखिए नीचे आ रही है प्राइस, यहाँ पे देखें ये, इसको ये काम करने दें, लिक्विडिटी स्वीप करने दें, फिर मैं आपको बताऊंगा जब ट्रेड बनेगी तो। अच्छा जी, ये प्राइस ब्रेक हो गई, अब हमें वेट करना है, पहले तो हमें मार्क कर रहे हैं अपने जोन्स, ये पूरा जोन है, ये पूरा जोन मैंने अब एक ही लगा दिया, उसकी वजह क्या है कि इसी में फेयर वैल्यू गैप है और इसी में ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यानी यहाँ तक हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया, तो इसको मैंने पूरे को एक ही जोन लगा दिया। अब मेरे ख्याल में ये जोन बड़ा है, फर्ज करें मैं इसको नापता हूँ और ये 30-35 पिप्स का जोन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि फेयर वैल्यू गैप का जोन या ऑर्डर ब्लॉक का जोन 20-25 पिप्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब इसका क्या तरीका कार है, इसका तरीका ये है कि आप इसको पूरे को काउंट कर लें, इसको मेजर कर लें यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी मिड लाइन आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे यहाँ तक, यहाँ पे एक लाइन लगा लें कि इस जगह पे हमने काम करना है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस को आना चाहिए कम से कम ऊपर, अभी तक कोई जल्दी नहीं करनी, ना कोई बाइंग है ना सेलिंग है अभी, प्राइस और नीचे जाए और नीचे जाए, जितना भी नीचे जाए फिर, लेकिन ये एक बार ऊपर आएगी इस लेवल के टेस्ट पे, जैसे ही आपके जोन में आए, आपकी लाइन को टेस्ट करे, यहाँ पे आप बेशक अलर्ट लगा के रखें, जो आपके फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू है ना उसमें भी यहाँ पे अलर्ट लग जाते हैं, देखें ये प्लस का साइन आ रहा है ना, जहाँ पे भी प्लस का साइन है ये लाइन है, तो मैं इस लाइन से थोड़ा सा नीचे या जोन पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ, ये मैंने इसको प्रेस किया, ऐड अलर्ट, ये अलर्ट ऐड हो गया इस जगह पे, अब यहाँ पे लाइन लग जाएगी, ये लाइन आ गई, ठीक है, ये अब अलर्ट लग गया इस जगह पे, जैसे ही प्राइस वापस उठेगी ना, ऊपर आना शुरू करेगी, ऊपर आएगी प्राइस, यहाँ पे टच करेगी इस जोन को, आपका अलर्ट ऑन हो जाएगा। ठीक है, अलार्म आपका बजेगा, अलर्ट बजेगा आपके मोबाइल पे भी और ट्रेडिंग व्यू पे भी। तो यहाँ से आपने इस लाइन से, अब आपकी मर्जी है एग्रेसिव सेल करें, टच करते ही आप इसको सेल कर दें। ठीक है, यहाँ से दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप 1 मिनट में देख लें, एविडेंस आता है 1 मिनट में कोई इवनिंग स्टार बनता है या कोई मोमेंटम कैंडल बनती है डाउन साइड, जैसे ही 1 मिनट में एविडेंस आएगा यहाँ से आप सेल कर दें, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगा। तो अब आपका जो 30-35 पिप्स का जोन था ना, वो कम होके 20, 22, 18, 15 इतना रह जाएगा। ठीक
ठीक है, तो ये अफोर्डेबल होता है, इसका कोई मसला नहीं होता 1 मिनट 2 मिनट में 5 मिनट में। तो ये जब यहाँ पे आप पहुंचेगी तो इस जगह पे आप इसको सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। टारगेट क्या होगा? टारगेट दोबारा डाउन वही होगा जो प्राइस ने अपना लो लगाया है। ये लो लगाया था प्राइस ने, जितना डीप गई होगी प्राइस उतना डीप आपका टारगेट आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सेल किया और फौरन नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक और ये से नेक्स्ट यहाँ तक, ऐसे भी नहीं होता। होता है, बहुत कम होता है। सेल करेंगे तो प्राइस यहाँ पे फिर ये काम शुरू कर देगी, क्योंकि वो इतना लंबा सफर करके आई है ना नीचे से, उसने यहाँ पे थोड़ी देर पे रेस्ट करना है। इस रेस्ट में क्या होता है, कभी कभी एक हल्की वीक ऊपर भी लगती है या प्राइस ज्यादा देर रेंज करती है, थकाती है। ठीक है, तो लेकिन आपने क्या करना है, अगर तो आपने एग्रेसिव सेलिंग की हुई है फिर तो आप फंस सकते हैं। एग्रेसिव सेलिंग कर दी, प्राइस रेंज में आ गई, ठीक है, तो आपकी मर्जी है ब्रेक इवन पे कहीं पे निकल जाए। अगर अग्रेसिव सेलिंग नहीं की तो फिर तब तक वेट करना है जब तक ये रेंज करती रहे। ये देखिए नीचे क्लोज हो गई है, ठीक है, ये इसकी ट्रिगर लाइन थी। अब हम देखेंगे कि इसने नीचे क्लोजिंग की है, क्या ये दोबारा वापस ऊपर आती है, एविडेंस बनाती है बाय का, तो ठीक है बाय करेंगे, नहीं करती तो फिर इसको छोड़ दें, जाने दें जहां भी जाती है ये। फिर यहाँ से हम सेल कर देंगे दोबारा। अगर इसने नीचे क्लोजिंग कर दी इस तरह जैसे अभी तेजी से नीचे जा रही है, तो फिर हम वेट करेंगे कि ऊपर आए, फिर हम यहाँ से सेल करें, फिर हमारे ये टारगेट होंगे नीचे वाले। तो इस तरह आपने किसी एक तरफ का माइंड बना के नहीं बैठना, उसमें नुकसान होगा। बस एविडेंस देखे देखे ना, वॉल्यूम ने नहीं बताया यहाँ पे बाइंग है, हालांकि मॉर्निंग स्टार बना था, सब कुछ था यहाँ पे, मैं चाहता तो यहाँ से बाय कर लेता उसको देख के। लेकिन सबर करने की क्या वजह थी कि वॉल्यूम नीचे खामोश है बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं बता रहा यहाँ पे। ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पे ना बाइंग है ना सेलिंग है। तो जब तक ये कुछ नहीं बताएगा तब तक मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, चाहे जैसा मर्जी स्ट्रांग वॉल्यूम हो, जितना मर्जी स्ट्रांग वो एरिया हो। ठीक है, जैसे ही हमें बताएगा, सेल बताएगा या बाय बताएगा, वहां से वही काम कर देंगे। तो इसलिए तेजी नहीं करनी। वही बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इस जोन में भी, कि अगर तो इसने टच किया आपके जोन को, यहाँ पे इस लाइन को टच किया है और आपने यहाँ से फौरन टच पे ही सेल कर दिया है, तो फिर आपके फंसने का चांस है, फंस जाएंगे इस जगह पे समटाइम्स। क्या पता अच्छा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, और क्या पता है कि प्राइस रेंज शुरू कर दे, क्या पता है यहाँ पे एक विक लगाए ऊपर जाके, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक आए, ऐसे भी ऊपर एक विक लगाए, और क्या पता है टाइम ले इस जगह पे। उससे बेहतर क्या है कि यहाँ पे वेट कर लें, जैसे ही आपको आपका प्रॉपर एविडेंस मिले उसके बाद सेल करें यहाँ से, फिर उसमें आपको ना नुकसान होगा ना इंतजार करना पड़ेगा। ये इंतजार तो करना ही पड़ेगा हर सूरत, लेकिन ट्रेड लगा के इंतजार करना मुश्किल है, ट्रेड लगाए बगैर इंतजार करना आसान है। तो आसान वाला इंतजार कर लें, जैसे ही आपको वो एविडेंस दे वहां से सेल कर दें। तो ये दोनों जो है ना, इसका बेशक स्क्रीनशॉट बनाएं, बेशक इसको हाथ से अपनी कॉपी पे बनाएं, जो मर्जी करें। ये बाइंग का सिनेरियो है और ये सेलिंग का सिनेरियो है, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का। ये ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे ये जोन लगा देते हैं, ये आपका जोन होता है सेलिंग के लिए, पूरा जोन। इसमें क्या क्या शामिल है, फेयर वैल्यू गैप भी शामिल है ये वाला, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी शामिल है। अब यहाँ से प्राइस किसी भी जगह से गिर सकती है, फिर दोबारा वही तरीका है कि आपको वॉल्यूम बताएगा कि क्या करना है आपने इस जगह पे और कब करना है। ये देखें ऊपर आ रही है प्राइस, मुमकिन है ऊपर क्लोजिंग दे दे अभी, ठीक है। तो अब सब लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे सेलिंग होने लगी है, मुमकिन है सेलिंग हो जाए, लेकिन ये नहीं बता रहा ना, अभी तक कुछ भी नहीं बता रहा। बल्कि अभी तक इसने जो थोड़ा सा सिनेरियो बनाया है वो, नहीं अभी कुछ भी नहीं है, अभी सेलिंग भी कंफर्म नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये रहे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। तो मेरे भाई ये जो एसएमसी में होता है कि इंड्यूसमेंट वगैरह का जो होता है कॉन्सेप्ट, जी जी कि जब तक वो इंड्यूसमेंट ना ले ले तो उस वक्त तक आपने बाय या सेल में नहीं बैठना जी जी। अकॉर्डिंगली। तो इसकी कोई है इम्पोर्टेंस भी? नहीं, मैं तो इंड्यूसमेंट, मुझे पता भी नहीं है कि प्रॉपरली कहते हैं किसको इंड्यूसमेंट। मैं तो बस इसी पे काम करता हूँ, मेरा ख्याल है वो स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं शायद। जी जी जी। हाँ तो वो तो, वही मैं उसी का कह रहा हूँ ना कि उसका आपने वेट करना है। उसको आप इंड्यूसमेंट कह लें, उसको आप स्टॉप लॉस हंटिंग कह लें, लिक्विडिटी ग्रैब कह लें, जो मर्जी उसका नाम रख लें। उसमें होता यही है कि आपने वेट करना है, प्राइस जब इस जोन में आएगी। तो अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो प्राइस टच करेगी और साथ ही फौरन ड्रॉप देगी। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब सेशन तेज होते हैं, सेशन ओपनिंग पे ऐसा होता है, या किसी न्यूज़ के टाइम पे ऐसा होता है कि फौरन से ये प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, जोन को टच किया, साथ ही एक कैंडल में फिर 50 पिप नीचे आ गई। तो उसमें तो काम करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, यानी आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए काम कर करके।
दूसरा तरीका क्या है कि प्राइस यहाँ पे आएगी, रेंज शुरू कर देगी। अब इस रेंज में हर चीज़ पॉसिबल है, ऊपर विक भी लग सकती है और नहीं भी लग सकती है, मुमकिन है इसे रेंज करने के बाद ड्रॉप कर दे। और ये भी ज़रूरी है कि जिसको आप इंड्यूसमेंट कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक विक लगे, क्लोजिंग ना हो लेकिन एक विक लग जाए इसके ऊपर, और विक लगाने के बाद प्राइस नीचे आए। तो सर सब सिनेरियोज पॉसिबल हैं। उसका तरीका एक ही है कि वेट करना है आपने, यहाँ पे पहुंच के कंफर्मेशन ले लें, वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेंगे तो फिर आप बच जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखें पहले एक दफ़ा, ये देखें ना, ये चीज़ है इससे पे अब प्राइस ऊपर आई है। 1 मिनट में अगर आप इस जोन को देखें तो इसने रेंज शुरू कर दी थी, हालांकि ड्रॉप जोन था ना, यहाँ से इसको ड्रॉप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आके इसने एक रेंज शुरू कर दी। अब इसमें पॉसिबिलिटी थी कि ऊपर एक विक लगे 73 तक, 75 तक, ठीक है, लेकिन विक नहीं लगी। यहाँ पे मोमेंटम कैंडल्स बनना शुरू हुई हैं, डाउन साइड इकट्ठी 3 कैंडल्स बनी है, चौथी ने ड्रॉप दे दिया स्ट्रॉन्ग किस्म का। तो लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बता चुका था कि अब यहाँ पे सेलिंग आने वाली है। वॉल्यूम ने तो यहीं पे बता दिया था कि सेलिंग हो रही है इस जगह पे, इसके लो का ब्रेक होने का वेट करना था बस। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इस जगह पे देखें तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें नजर आएंगी कि बड़े वॉल्यूम आए हैं ना, जैसे ये बड़ा वॉल्यूम है इसमें, ठीक है, बाय की कैंडल में जितने भी बड़े वॉल्यूम आए, एक आए, दो आए, तीन आए, उनका लो ब्रेक हो छोटे वॉल्यूम के साथ, तो उसके बाद सेलिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे वॉल्यूम बता देगा कि मिक लगनी है कि नहीं लगनी। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो डिमांड और सप्लाई जोन जो होता है, जी इसका जी। कोई वॉल्यूम का कोई कोरिलेशन होता है इसमें? वॉल्यूम का जो है ना ताल्लुक, वो किसी एक चीज़ के साथ नहीं है, वो सबके साथ है। वो फिबोनाची के साथ भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ भी है, ट्रिगर लाइंस के साथ भी है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ भी है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी है। मैं आपको इसकी तरीका बताता हूँ क्या है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट किसी ने लेना तो ले लें, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ये देखें जी, अब इधर जी आपके पास एक जोन बन गया रेजिस्टेंस का, और ये बन गया सपोर्ट का। इसको आप समझ लें कि ये एशियन हाई और एशियन लो है। अब इसके अंदर प्राइस फिर रही है, ठीक है, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाई है, और ये इसका हाई लो है रेजिस्टेंस का, यानी रेंज रेंज बनी है, और उसके बाद प्राइस नीचे आ गई है। ये आपका सप्लाई जोन है, इसी जोन को आप सप्लाई जोन कहते हैं ना, इसी को कहते हैं ना सप्लाई जोन। जी जी ठीक है, अब ये जी, इसका बिल्कुल। सप्लाई जोन है। अब इसमें आपने देखना है, पहली चीज तो देखें इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ढूंढ लें। अगर सप्लाई जोन में आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है इस जगह पे, या कोई एफईजी मिलता है तो ठीक है। प्राइस जब दोबारा अपने सप्लाई जोन में जाएगी ना, ये सप्लाई जोन था आपका, रेंज हुई है इस जगह पे। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बात बताऊँ, जब भी प्राइस गिरती है, ठीक है, इसको कहते हैं ड्रॉप, ठीक है, ये हो गया ड्रॉप। उसके बाद प्राइस ना रेंज शुरू कर देती है, ठीक है, रेंज करने के बाद दोबारा गिरती है। ये जो जोन होता है इसको कहते हैं बेस। ये इसने बेस बनाई है इस जगह पे, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि प्राइस सांस ले रही है, रुक रही है प्राइस, आराम कर रही है, तो ये इसकी बेस है। गिरते हुए इसने ये बेस बनाई है, यहाँ पे आराम की है प्राइस ने। जब भी दोबारा गिरेगी ना इस जगह से, तो ये इसका सप्लाई जोन कहलाएगा। इसको बेस भी कहते हैं और ये सप्लाई भी है इसकी, सप्लाई जोन है ये। यहाँ पे क्या हुआ, इसने इंतजार किया है। या आप इसकी एग्जांपल लें, मैंने कल भी आपको बताया था कि एक गाड़ी आती है, अब दरमियान में एक बड़ा स्टेशन आता है, तो वो गाड़ी वहाँ पे आधा घंटा रुकती है, और क्या होता है वहाँ पे, बहुत से लोग उतर जाते हैं, बहुत से लोग नए बैठ जाते हैं। तो इसको कहते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। इस जगह पे ऑर्डर्स लग रहे हैं, फैसला हो रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। बायर्स भी यहाँ पे, जो ऊपर से सेल जिन्होंने किया हुआ था वो यहाँ पे आउट हो जाएंगे, प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे काफी सारे लोग, प्राइस रुक जाएगी। फिर मजीद लोग यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे या बाय करना शुरू करेंगे, तो जिधर का वजन ज्यादा होगा प्राइस उधर चल पड़ेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि एक तो ये बेस भी इसका नाम होता है, दूसरा यही सप्लाई जोन है। प्राइस जब दोबारा यहाँ से आएगी वापस, तो यहाँ से फिर गिरेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं सप्लाई जोन, के प्राइस दोबारा इसको टच करे, सप्लाई ले और नीचे आए दोबारा। अच्छा, अब जब सप्लाई जोन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या सप्लाई जोन पे भी ये काम करता है वॉल्यूम। सप्लाई जोन पे आएगा ना, तो नीचे वॉल्यूम बड़े होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह बड़े वॉल्यूम लगेंगे नीचे। उसकी वजह क्या होगी, पहले वॉल्यूम छोटे होंगे। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे क्यों वॉल्यूम बड़े लग रहे हैं इस जगह पे आके। उसकी वजह ये होती है कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे ना, मैंने कल पेंडिंग ऑर्डर बताया था कि गाड़ी निकल गई है, पीछे 50 सवारियां रह गई हैं, उन्होंने भी तो बैठना है ना। तो ये वॉल्यूम जो है ना, बड़ा वॉल्यूम, ये उनके बैठने की निशानी है गाड़ी में, कि वो अब तैयार है राइड के लिए, तो बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं।
ठीक है, यानी जो सेलर्स थे वो यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, स्मार्ट मनी के जो ऑर्डर रह गए थे वो यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं इस वक्त। तो जैसे ही बड़े वॉल्यूम आएंगे, इनकी कंफर्मेशन का तरीका हम पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपने आपने भी सेल कर देना दोबारा। तो ये सेल आपकी सप्लाई एंड डिमांड के जोन के मुताबिक भी है, बेस के जोन के मुताबिक भी है, और वॉल्यूम उसको कंफर्म करेगा सिर्फ। तरीकाकार वही है कि ड्रॉप हुआ, एक बेस बनी, एक और ड्रॉप आया, तो इसी बेस को आप कहते हैं कि ये सप्लाई है, तो प्राइस वापस जाएगी सप्लाई पे और यहाँ से ड्रॉप लेगी दोबारा। असूल तो ये है बस। लेकिन वो कब लेगी, लेगी या नहीं लेगी, वो आपको वॉल्यूम बताएगा नीचे, कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम है। इसी तरीके से ये जो नए स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा देख लें, ये रहता है ड्रॉप बेस ड्रॉप। और अगर प्राइस इस तरह ऊपर जाती है, यहाँ पे सांस लेती है और फिर ऊपर निकलती है, इसको कहते हैं रैली, RALLY रैली। और ये फिर बेस, और ये फिर रैली। ठीक है, कुछ लोग इसको फिर रियली रियली कहते हैं, रियली, ये रैली नहीं है, रैली है, ये रियली नहीं है। ठीक है, ये बेस, रैली, बेस, रैली। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसको हम, इस बेस को हम कहते थे कि ये सप्लाई जोन है, जब प्राइस नीचे गिरती है ना, बेस बनाती है, इसको हम कहते हैं कि ये आपका सप्लाई जोन है पूरा। इसी तरीके से जो यहाँ पे बेस बनती है ऊपर जाते हुए, इसको हम कहते हैं कि ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन का क्या मतलब है कि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ से प्राइस ऊपर निकली है, इसका मतलब है कि इस जगह पे डिमांड है स्टॉक की, क्योंकि यहाँ से प्राइस बढ़ी है। प्राइस वापस आएगी, यहाँ से कभी बाय नहीं करना, प्राइस के वापस आने का वेट करना होता है डिमांड जोन में या सप्लाई जोन में। प्राइस वापस आएगी बेस जोन में, बेस जोन में जब आएगी तो वॉल्यूम बड़े होना शुरू हो जाएंगे। वो आपको इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जो बाकी लोग रह गए थे ट्रेड करने से, वो अब एंटर हो रहे हैं ट्रेड में, जो ऑर्डर्स रह गए थे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ से जैसी कंफर्मेशन मिलेगी हमें बाय की, तो हम यहाँ से फिर बाय कर लेंगे। तो ट्रेड का तरीका ये कार। अब इसी तरीके से अगर इसको छोड़ दें डिमांड जोन को या रैली जोन को, इधर क्या हो रहा है? अच्छा चलें इसको बाद में देखते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से अब आपके पास ये चीज़ चल रही है, ये है आपकी इम्पल्स वेव। ठीक है, प्राइस आती है वापस आपके गोल्डन जोन में, गोल्डन जोन पढ़ा हुआ है आपने। तो यहाँ पे प्राइस जब मूव करेगी, तो अब ट्रेड तो हमारी किस बेस पे है, ट्रेड हमारी है फिबोनाची के रूल्स पे, कि अपने गोल्डन जोन में आई है 50%, 61%, यहाँ से हमें बाय करना है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन कहाँ होगी, नीचे वॉल्यूम पे होगी। ये आज आपका वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन भी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास वॉल्यूम की पढ़नी है ना मंडे से। तो ये यहाँ पे जब वॉल्यूम बड़े हो जाएंगे पिछले वॉल्यूम्स की निस्बत, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अब ये तैयारी है इस जगह से। लेकिन प्राइस नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। ये जो तैयारी हो रही है ना, ये या नीचे जाने की है या ऊपर जाने की है। ठीक है, कंफर्मेशन कैसे होगी कि नीचे या ऊपर की, यही वॉल्यूम आपको साथ ही एक दो कैंडल्स के बाद, दो चार कैंडल्स के बाद ये भी बता देगा कि ये बाइंग की तैयारी थी कि सेलिंग की थी। जैसे ही आपको बाइंग की कंफर्मेशन मिले बाय कर दें, सेलिंग की मिले फिर यहाँ से सेल करने की जगह नहीं है, फिर छोड़ दें, सेल होने दें। ठीक है, प्राइस वापस आएगी, फिर ये क्या बन गया, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। और ये बेस क्या कहलाएगी आपकी, डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन। गिरती हुई मार्केट में सप्लाई जोन बनते हैं ना, ये आपका सप्लाई जोन है। प्राइस आएगी आपकी सप्लाई जोन में वापस, और सप्लाई जोन से फिर आप इसको सेल करेंगे दोबारा, फिर ये अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेगी ना। तो समझा मैं क्या रहा हूँ, ये सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, आपका फिबोनाची का लेवल हो, या आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, या आपके एफवीजीज होंगे, इन्हीं पे आपने काम करना है। यही चीज़ें पढ़ी है ना आपने, और तो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी कोई नहीं है। काम इन्हीं पे करना है, मेथड यही है, ट्रेडिंग के स्ट्रेटजीज यही है। वॉल्यूम क्या बताएगा, वो आपको ये बताएगा कि ये वैलिड है कि नहीं। ठीक हो क्या? जैसे इसकी लेटेस्ट एग्जांपल हमने अभी बार बार देख रहे हैं कि इस जोन पे इन्होंने बाइंग दिखाई है, प्राइस ने टच किया, बाय दिखाया, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया इस जगह से ये वाला। लेकिन वॉल्यूम ने आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि ये कुछ भी नहीं है अभी, अभी खामोशी है यहाँ पे, ना बाय है ना सेल है। ठीक है, सेल तो मैंने यहाँ से करना ही नहीं क्योंकि लो है। सेल करना तो मैं दोबारा ऊपर से करूंगा जहाँ से प्राइस गिरी है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे प्राइस वापस आएगी आज, नहीं तो कल आएगी। ठीक है, तो सेल तो हम दोबारा यहीं से करेंगे ना, क्योंकि बाय का स्ट्रक्चर था ये, देखें मुसलसल बाइंग हो रही थी। तो यहाँ से तो हमने सेल की, चले आपने शायद किया कि नहीं, यहाँ से तो सेल बनता था क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। ठीक है, लेकिन यहाँ से सेल नहीं बनता क्योंकि ये आपका बिल्कुल एक लो का लेवल था, ये आपका आखिरी लो था, ये आपका आखिरी हाई है ये वाला। तो इसके नीचे नीचे सेलिंग है, लेकिन एग्रेसिव नहीं, प्राइस नीचे आ गई है, वापस आए इधर,
यहाँ तक आ गई है ना नीचे, तो यहाँ से सेल करना तो बेवकूफ़ी है, इतने लो प्राइस पे क्यों सेल करें। प्राइस को ऊपर आने दें अब। ये इम्पल्स वेव लगी है ना ये वाली, ऊपर आने दें इस जोन में दोबारा, जो इसने ब्रेक किया लेवल, इसी के टेस्ट पे आने दें। ये टेस्ट पे आके दोबारा हमें कोई वॉल्यूम साइन देगा, या हमें कोई प्राइस एक्शन का चीज़ मिलेगी, कुछ भी मिलेगा, तो हम यहाँ पे आके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, देखिए बड़े वॉल्यूम। अब ये कुछ बन रहा है इस जगह पे, अभी वापस यहाँ तक बाइंग है या मजीद सेलिंग है, ठीक है। लेकिन अभी क्या बता रहा है कि ये बाइंग है, अब इसने बाइंग बता दी इस जगह से। ये देखें 1 मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये गिरती हुई मार्केट में बड़े वॉल्यूम आ गए, उनका हाई ब्रेक हो गया, इस वॉल्यूम का हाई ब्रेक हो गया लो वॉल्यूम के साथ, ये देखें। तो ये हमें इसने बीएससी ने बता दिया कि अब यहाँ से बाइंग है। कहाँ तक है बाइंग, यहाँ तक, क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर लेवल है, अभी ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ना आखिरी, ये आपका सपोर्ट था, अभी आपका एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है दोबारा, ठीक है। यहाँ तक आए और फिर हमें सेलिंग दिए तो हम दोबारा सेल कर देंगे इसको। तो ये चीज़ है, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे रहेंगे उतनी इसमें वीकनेस रहेगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का साइन है, ये टूट सकता है जल्दी। 5 मिनट पे रहेंगे, 15 मिनट पे रहेंगे, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये 15 मिनट के फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 5 मिनट भी हो जाता है समटाइम्स, लेकिन 1 मिनट फौरन से स्ट्रक्चर चेंज करता है। अभी ये बाइंग दिखा रहा है, मुमकिन है ये लो ब्रेक करे तो सेल में आ जाएगा, लेकिन 5 मिनट इस तरह नहीं करेगा, 15 मिनट इस तरह नहीं करेगा, ठीक है। बहरहाल 1 मिनट के हिसाब से इसने अब ये बता दिया कि यहाँ से बाइंग है अब ये, ठीक है। ये टेस्ट करेगा, इस जगह को टेस्ट करके यहाँ से यहाँ तक पाएंगे। तो वीएसए का ताल्लुक है सिर्फ कंफर्मेशन देने से, ठीक है। जो ट्रेड स्ट्रेटेजीज हैं वो आपने यहाँ पे पढ़ ली हैं, वो कंप्लीट होगी हैं आपकी। अब इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है उनके एक दफ़ा नाम यहाँ पे लिख लें, ताकि वो आपको रिकॉल करने में बाद में आसानी हो। सबसे पहले आपने तो प्राइस एक्शन के पैटर्न्स पढ़े हैं। प्राइस एक्शन के पैटर्न्स में आपने मॉर्निंग स्टार पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इवनिंग स्टार पढ़ लिया, उसके बाद आपने मोमेंटम कैंडल या एनगल्फिंग पढ़ ली। ये तो प्राइस एक्शन के पैटर्न्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होती है ना, असल में सारी फॉरेक्स इसी में है, ठीक है। यही आपका ब्रेक एंड रीटेस्ट है, यानी जो लेवल भी ब्रेक होगा प्राइस उसको रीटेस्ट करेगी। यही आपका ब्रेकर ब्लॉक है, नाम याद रखने हैं, ठीक है। और यही आपका सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा, यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हुई, इसके अलावा आपने फिबोनाची पढ़ लिया। फिबोनाची भी एक मुकम्मल टेक्निक है, पूरी स्ट्रेटजी है ट्रेड करने के लिए, उसमें भी यही है। ये जो जितनी भी स्ट्रेटजीज आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ ट्रेंड में बिठाएंगी, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ही नहीं देंगी। क्योंकि जब भी फिबोनाची पे आपने काम करना है, उसकी शर्त है कि हाई ब्रेक हो। ये हाई ब्रेक होगा, ये इम्पल्स वेव कहलाएगी। इम्पल्स वेव की रिट्रेसमेंट, ये गोल्डन जोन, यहाँ से आपने बाय करना है इसको, ठीक है। तो ये आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं देगी। ब्रेकर ब्लॉक भी आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं देगा। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है कि कोई हाई लगा, प्राइस नीचे आई, उसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है। तो आपने कहाँ से बाय करना है, दोबारा प्राइस यहाँ पे आए तो ये आपकी क्या थी, रेजिस्टेंस, इट बिकम्स सपोर्ट, तो यहाँ से आपने बाय करना है। तो ये भी आपकी विद द ट्रेंड ट्रेड, अगेंस्ट द ट्रेंड ये भी नहीं कहेगा ट्रेड करने के लिए, यहाँ से आपने बाय करना है इसको दोबारा, ठीक है। इसी तरीके से ब्रेक एंड रीटेस्ट वो भी यही है कि ये जोन ब्रेक हुआ, प्राइस उसके टेस्ट पे आई, यहाँ पे आपको मिल जाता है कोई मॉर्निंग स्टार, तो ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ से बाय कर लें, क्योंकि इसी जोन में आपको एविडेंस चाहिए था बाय के लिए, वो मिल गया तो यहाँ से बाइंग है, ठीक है। एनगल्फिंग भी सेम चीज़ है, यहाँ पे या तो एनगल्फिंग एक प्राइस, एक कैंडल नीचे बनी सेल की और एक बाय की कैंडल अप साइड एनगल्फ बना देती है, तो ये भी ठीक है, ये भी अच्छा साइन है। इसके अलावा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली हैं यहाँ पे, इनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको अगेंस्ट द ट्रेंड बिठाएगी, सब यही बताएंगे कि यहाँ से बाइंग है। उसके बाद क्या पढ़ा है, उसके बाद आपने पढ़ लिया है इसमें उसके बाद आपने इसमें पढ़ा है ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक। और अगली चीज़ आपने आखिरी चीज़ पढ़ी है एफईजी, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। अब ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, काम आपने करना है इन पे, ये सब चीज़ें आपने, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चीज़ें हैं बस, ठीक है।
इन पे काम करना है। लेकिन अब इनकी कंफर्मेशन कहाँ से आएगी? कंफर्मेशन आएगी वॉल्यूम से। अब थर्ड फेज जो स्टार्ट होगा वो वॉल्यूम का होगा। वॉल्यूम आपको बता देगा कि जो इस जगह पे प्राइस नीचे आई, इसने यहाँ पे बनाया एक मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार ठीक है, इस पर ट्रेड करना चाहिए, इसको बाय करना चाहिए या नहीं? अब देखिए मॉर्निंग स्टार फेल हुआ है, ये देखें यहाँ बना था ना मॉर्निंग स्टार, फेल नहीं हुआ, इसने 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड दी है। लेकिन बहरहाल ये लंबी ट्रेड नहीं थी, इसने टारगेट तक नहीं जाना था। टारगेट आपका कहाँ था? टारगेट आपका था ये वाले जोन्स थे, ये वाली ट्रिगर लाइंस, ये वाली ट्रिगर लाइन टारगेट थी। पिछले तक इसने टारगेट ट्रेड कर दी है, ठीक है। समटाइम्स ये फेल भी हो जाते हैं। अब देखिए ये भी तो बना ना मॉर्निंग स्टार, ये वाला डाउन कैंडल, ये डॉजी और ये अप कैंडल, मॉर्निंग स्टार बना, लेकिन उसने इतनी भी ट्रेड नहीं दी जितनी इसने दी है, फौरन फेल हो गया। उसकी वजह क्या है नीचे, वो ये कुछ नहीं बता रहा वॉल्यूम। तो जब भी ये चीज़ बनेगी, आपका कोई बाइंग सेलिंग का साइन बनेगा ना, तो ये वॉल्यूम नीचे बताएगा कि अब ये चलना है इसने कि नहीं चलना। अगर तो ये वॉल्यूम कहता है नीचे कि इसने चलना है तो इसको चला लें, अगर वो कहता है इसने फेल होना है तो छोड़ दें। वॉल्यूम पढ़ने का ये फायदा है, बस वॉल्यूम सिर्फ कंफर्मेशन देगा एंड पे, ठीक है। ट्रेड के लिए चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, एसएमसी सबसे बेस्ट है ये, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी सबसे अच्छा है इनमें। जब प्राइस इन जोन्स में होगी, ऑर्डर ब्लॉक जोन में, एफईजी जोन में, तो यहाँ से आपने बाइंग सेलिंग करनी है। लेकिन उसकी कंफर्मेशन पढ़ने के लिए अब हमें अगला महीना लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगले महीने में हमने ये पढ़ना है कि ये कंफर्म कैसे होगा कि एफईजी ने काम करना है कि नहीं। अब कंफर्म कैसे होगा कि ऑर्डर ब्लॉक ने करना है कि नहीं, या इन चीज़ों ने काम करना है कि नहीं। बस इतनी सी बात है सिर्फ। कोई और सवाल है तो पूछ अच्छा सर, कल आपने एफवीजी के साथ इम्बैलेंस का जिक्र किया था सर, कि वो हमारे काम की चीज़ है? लो। इम्बैलेंस जो होते हैं ना वो ये होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। अब ये डेली का चार्ट अगर आप देखें ना, तो इसमें कौन सा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नापें कितना है। ये 219 पिप्स है, ठीक है। अब 219 पिप्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। इसको फिर हम फेयर वैल्यू गैप नहीं, इसको इम्बैलेंस ही कहते हैं कि प्राइस यहाँ तक आई। अब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी एक बहुत बड़ा गैप है। इसमें देखें, इस विक से लेके और इस विक तक ये पूरा गैप आ रहा है बीच में, कोई विक यहाँ पे नहीं आई। प्राइस को जब भी मूवमेंट करनी होती है ना, तो प्राइस को इस तरह चलना होता है कि ऊपर गई है फिर नीचे आए, बैलेंस करे इसको अपने लो को, फिर ऊपर जाए, ठीक है। अब जहां तक इससे ऊपर निकली है प्राइस, इसको पूरा करे, फिर ऊपर निकले। यहाँ पे कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। अगर गैप आ जाता है किसी जगह पे दो कैंडल्स के दरमियान में, जैसे यहाँ पे गैप आया हुआ है, अगर तो ये बड़ा है, मतलब डेली के लेवल पे, वीकली के लेवल पे बड़े बड़े 500-500 की पिप्स और 300-300 पिप्स के आ रहे हैं, जैसे अब ये देखें ये कितना बनता है, ये 188 पिप्स का है, ठीक है। तो इसको फिर हम इम्बैलेंस कहते हैं कि ये बड़े गैप्स हैं, ये इम्बैलेंस कहलाते हैं कि गैर मुतवाजन हो गया। जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना, 1 मिनट में, 5 मिनट में, उनको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और आप इनको दोनों, इसके नाम का ही फर्क है बस, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। अब इससे 300 पिप्स का जोन बन गया तो कहाँ से बाय करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे? उसका आसान तरीका फिर यह है कि आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर रखें। अगर ये भी देखें, इसको भी आप फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं, इस पर आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस फिर कितने कितने होंगे। अब ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे ट्रेड करना है, ये नाप लें इस कैंडल से। मिड लाइन ये आ रही है, इसी मिड लाइन पे मेरा क्या है, H1 का एफ है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, तो मैंने ये लगा के रखा हुआ है कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो उठ सकती है, क्योंकि इसकी मिड लाइन भी ये बन रही है 50%, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। दो चीज़ें अटैच हो रही हैं, अलाइन हो रही हैं, तो इन दोनों को हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने डेली के लेवल पे ही काम करना है ना, तो फिर मैं H1 पे करूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा H1 के हिसाब से, इसी जोन के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस पूरे को लेना है और डेली पे काम करना है, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? फिर स्टॉप लॉस यहाँ से मेरी ट्रेड एंटर होगी, स्टॉप लॉस होगा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 372 पिप्स का। 372 पिप्स का स्टॉप लॉस कौन अफोर्ड करेगा? करना चाहते हैं तो फिर डेली पे टारगेट भी बड़ा होगा, टारगेट भी बहुत बड़ा होगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ना, उसमें इतने लंबे लंबे टारगेट्स नहीं होते, उसमें फिर आपने इससे चलना होता है कि आप छोटा टाइम फ्रेम लें, H1 लें, M15 लें, M5 लें, उसके फेयर वैल्यू गैप पे काम करते हैं। अच्छा जी, और कोई सवाल है तो ठीक है, वरना मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता मेरे भाई ये जो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार पे आपने बताया था कि जो इंगल्फर अगर वो ब्रेक दे, अगर ब्रेकआउट दे लो वॉल्यूम के साथ, तो हूँ। जी जी। लो वॉल्यूम से क्या मुराद है कि पिछली कैंडल का इक्वल हो या उससे लो हो, या अभी उसका वो क्या वॉल्यूम में क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना, होगा ये इसका? सब चीज़ें तो वॉल्यूम में पढ़ेंगे। हाँ जी, वो आपने ठीक है, वो
मर्जी आपकी, लेकिन जनरली क्या लो वॉल्यूम वैसे हम कहते हैं, पिछली कैंडल की निस्बत से कहेंगे ना उससे। अच्छा हाँ जी, पिछली कैंडल की रिस्पॉन्स सही होता है। इसमें यूं कर लेना कि इसी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन है तो वो किसी का है तो कर लें, अगर नहीं है तो फिर बंद करके रिकॉर्डिंग को तो उसमें फिर पूछ लें आप। ठीक है। ठीक है ना। किसी और का क्वेश्चन अगर इसी टॉपिक पे है, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, तो कर लें। अगर इस टॉपिक से हट गया तो फिर रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे फिर एक कंसर्न क्वेश्चन ये है कि जो सीक्वेंस होता है अमूमन इसका, जब प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करके आती है, तो इसमें वैसे सीक्वेंस तो ऐसा कोई होता नहीं। नॉर्मली क्या है कि पहले फिबोनाची को हम प्रेफरेंस देंगे, या फेयर वैल्यू गैप को, या फिर ऑर्डर ब्लॉक को, हाँ, उसका या फिर तरीका जहाँ पे ये है एविडेंस बने। कि एक स्ट्रेटजी रख लें। ठीक है, एक स्ट्रेटजी रखें कोई, तो उसमें सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी है ना वो तो स्ट्रक्चर ही है। मसलन स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी नहीं है बेसिकली, स्ट्रक्चर तो इसका तरीका है काम करने का, वो आपने पहले 3 क्लासों में पढ़ा है कि ये चीज़ है ना अब। ठीक है, तो अब इसमें स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले ये बता रहा है कि ये जोन है आपके पास। अब इसको आप फिबोनाची कह लें या सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लें या स्ट्रक्चर कह लें, एक ही बात है सब कुछ। प्राइस यहाँ पे आई हुई है ना रिट्रेसमेंट पे, तो ये जोन है और ये जोन है बस। बाइंग के लिए और कोई तीसरी जगह नहीं है, या ये है, अगर ये काम नहीं करता तो फिर ये है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम बता दे कि बाइंग है तो यहाँ से बाय कर लें, यहाँ पे बताया कि बाइंग है तो यहाँ से बाय कर लें, अगर यहाँ पे भी नहीं बता रहा तो यहाँ भी छोड़ दें, यहाँ भी नहीं बता रहा तो यहाँ भी छोड़ दें। इसके अलावा कोई तरीका इससे कामयाब नहीं है। इन स्ट्रक्चर को आप देखेंगे कि किस तरफ हाई ब्रेक हो रहे हैं या लो ब्रेक हो रहे हैं, ये तो आप पहचान लेंगे। इसके बाद अगर तो लो ब्रेक हो रहे हैं, टाइम फ्रेम आपने एक रखना है। तो मेरा आपको पहले दिन से मशवरा ये है कि 1 आवर पे काम करें। 1 आवर के जो हाईज और लोज हैं उनको मार्क कर लें, ये 1 आवर का हाई है, ये 1 आवर का लो है। ठीक है, अब इसने लो ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से करनी है आपने, यहाँ से। जो इसने ब्रेक किया था ना जोन, इसी का टेस्ट पे आए, यहाँ पे सेल का आपको बताए कंफर्मेशन, तो आप यहाँ से सेल कर दें। सबसे अच्छी ट्रेडिंग तो ये है। ठीक है, उसके अलावा अब इसमें आप फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची भी काम करेगा। तो सेल करना है तो 2 जोन है, एक ये वाला और एक ये वाला, जहां से वॉल्यूम बताएगा वहां से सेल कर दें। अच्छा, 1 आवर के साथ फिर जो कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम। हाँ बस वो ठीक है। यानी आपने, आपके पास ये चार्ट है फॉर एग्जांपल 1 आवर का, मैं भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये 1 आवर है हमारे पास। ठीक है जी। अब इस 1 आवर में क्या है, ये इसका लो है, आखिरी लो, और ये इसका हाई है। तो अभी तक 1 आवर में इसका स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, अब हमें इससे कहाँ से ट्रेड देनी चाहिए थी, इसको हमें ट्रेड देनी चाहिए, अगर अभी हम तो छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे थे ना। 1 आवर के आपने लेवल्स लगा के रखने हैं। 1 आवर का लेवल ये है आपके पास, मैं आपको तरीका बताया तो, ये 1 आवर का लेवल है। ये बिगिनर्स के लिए है, जो लोग अभी तक प्रॉफिट में नहीं है ना, उनके लिए तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसका हाई कर लें आप, बस ये 1 आवर का लो है, ये 1 आवर का हाई है। इसके अंदर है इस वक्त मार्केट। जब भी प्राइस यहाँ पे टच करती है, अभी तो आपने वॉल्यूम नहीं पढ़ा ना, जब भी प्राइस यहाँ पे टच करती है, ये आपके पास 1 आवर का लेवल है, स्ट्रक्चर लेवल। यहाँ से बाइंग है, इससे ऊपर ऊपर जब तक प्राइस रहती है वो बाइंग है, इसके नीचे नीचे जब तक रहेगी सेलिंग है। इसको ब्रेक कर जाए 1 आवर तो आपका बाय जोन चेंज हो जाएगा, ये वाला जोन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके बाइंग ये है। ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड वहां पे पड़ी है, अब ये पूरा डिमांड जोन है ये वाला। तो डिमांड आप किस जगह पे है, 1 आवर के हिसाब से 1 आवर के लेवल्स लगा लें। काम तो 5 मिनट के लेवल्स पे भी हो जाता है, 1 मिनट के ट्रिगर लाइंस पे भी होता है, लेकिन ये अभी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए जब तक आप वॉल्यूम कंप्लीट नहीं करते, ट्रेडिंग करनी है, तो 1 आवर के लेवल्स लगा लें। 1 आवर के लेवल पे जब भी प्राइस आएगी, 5 मिनट का प्राइस एक्शन देख लें। 5 मिनट में मॉर्निंग स्टार बन गया, लेवल 1 आवर का है, तो बाय कर लें। ठीक है, अब जितना आपका स्टॉप लॉस होगा, फर्ज करें 20 पिप का स्टॉप लॉस बना है, तो 40 पिप पे आप टारगेट ले लें अपना, बस इतना काफ़ी है। 1 आवर की मार्किंग कर लें। मैंने जिसका मेरा अच्छा अपना सर। तरीका यही है कि जितने भी मेरे लेवल लगे हुए हैं सब 1 आवर के हैं। ठीक है, सबके साथ लिखा हुआ है कि ये 1 आवर के लेवल्स हैं। तो 1 आवर के लेवल्स पे काम करें, और उसी जब वहां पहुंच जाए प्राइस, तो फिर 1 आवर का वेट नहीं करना। फिर आपने क्या करना है, सिर्फ आपने 5 मिनट का, 15 मिनट का, 3 मिनट का प्राइस एक्शन देखना है कि वहां पे क्या साइन बन रहा है। जब वॉल्यूम पढ़ लेंगे तो थोड़ी सी टेक्निक चेंज हो जाएगी, फिर आप 1 मिनट पे भी काम कर सकते हैं। फिर आप 1 मिनट पे भी आ सकते हैं। ये मेरे पास जो लेवल्स लगे हैं 1 मिनट के हैं, देखिए सारे लेवल्स 1 मिनट। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ वैसे, ये तो न्यूज़ के टाइम के लिए थे। हाँ जी, और कोई है चीज़। सर ये जो बैक पे चार्ट के ऊपर 15 मिनट में ना, जी जी। ये जो सर लगी है इनगल्फिंग कैंडल सेल में लगी है,
तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप सर बनता है हाँ ये बना हुआ है ना, ये पूरा एफईजी बना हुआ है M15 का। ठीक है, लेकिन अब इसमें मसला क्या है, इसमें 15 मिनट में। हाँ इसमें मसला ये है कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा जोन कितना बन रहा है, 54 पिप्स का। तो इतना बड़ा फिर हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते, 15 मिनट को हम 54 पिप्स का स्टॉप लॉस नहीं दे सकते। उसका फिर तरीका ये है कि आप फेयर वैल्यू गैप छोड़ दें, सिर्फ ये जो मैंने जोन मार्क किया हुआ है ना, इस पे नजर रखें, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएं सिर्फ। ठीक है, अब काउंट करें कितना रहता है आपका स्टॉप लॉस। अब ये आ गया 23 पिप पे, तो ये ठीक है। और इतना बड़ा जो गैप होता है ना, प्राइस उसको आमतौर पे फिल कर जाती है। हर दफा नहीं होता कि टच करे और नीचे आ जाए। तो प्राइस ऊपर जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी। अगर दो चीजें हो ना मेरे पास ट्रेड करने के लिए, मुझे और कुछ नहीं आता, मेरे पास दो चीजें हैं, एक है एफवीजी और एक है ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक को करूंगा हर दफा। इस पे अगर मेरी ट्रेड निकल जाती है तो निकल जाए। ठीक है, मैं हर दफा इसको इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि ये जोन टच होते हैं। अगर आप 100 दफा ट्रेड कर रहे हैं तो 80 बार आपका वो भी टच होगा, 20 बार शायद प्राइस एफवीजी से मुड़ जाए। ठीक है, लेकिन उसमें भी ये है कि आप एफईजी से भी पकड़ सकते हैं। अभी तो एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा हो जाएगा ना जब, तो फिर आप यहाँ से भी नहीं छोड़ेंगे ट्रेड। लेकिन मैं हर दफ़ा इसको प्रेफरेंस देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक टच हो, ये कम से कम विक टच हो जाए। ठीक है, 15 मिनट में या 1 आवर में देखें क्या बन रहा है। 1 आवर में ये है, थोड़ी सी नीचे है मेरा जोन, ये है 1 आवर का जोन, ये है। अब 1 आवर में भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से देखें यहाँ तक कि पूरा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे आती है, इसको टच करती है, ये नीचे वाली विक को। मैं इसको भी मार्क कर लूंगा, यहाँ पे भी लिख लूंगा और इसको भी मार्क कर लूंगा, ऊपर वाले जोन को भी। तो इसी जोन से अगर मुझे छोटा प्राइस एक्शन मिलता है 5 मिनट में, या वॉल्यूम बताता है कि सेलिंग आ गई है इस जगह पे, तो यहाँ से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, फिर मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर नहीं रखूंगा। अगर मैंने यहाँ से सेल करना है ना, तो फिर स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रखूंगा मैं। यहाँ से कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, 67 पिप्स का, तो ये बहुत बड़ा है। अगर मैंने यहाँ से सेल करना है तो 10 15 20 पिप का स्टॉप लॉस देके यहाँ से सेल कर दूंगा। अगर हिट होता है स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, फिर यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल जाएगी ऊपर वाले जोन से। अच्छा, कल मेरे को आपने एक बात बताई थी प्रॉफिट टेकिंग के लिए। तो आपने जो प्रीवियस हाई था वहां हम्म। तक आपने प्रॉफिट नहीं लिया था, उससे थोड़ा सा आपने नीचे लिया था, आपने कहा था मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, ये मैं फिर इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, इसके बाद बाकी बात करते हैं। मेरा ख्याल है ये काफ़ी इसमें चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कुछ रह भी गई तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसको मैं बंद करता हूँ।